तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन में, जो 1916 में हुआ था। देखो, इस लखनऊ सेशन को क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको कांग्रेस में वापस रीएडमिट कर लिया गया था, मतलब कि कांग्रेस के अंदर वापस से ले लिया गया था। अब जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट को वापस ले लिया गया था, तो आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर निकाला ही क्यों गया था। और इस चीज़ को समझने के लिए आपको इसके प्रीवियस वीडियोस को देखना पड़ेगा, जहां पे हमने बात की थी कि कैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो फेजेस हमें देखने को मिले, क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, किस तरीके से दोनों जो आइडियोलॉजीज थी वो ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्र करवाना चाहती थी, मगर क्योंकि दोनों के व्यू पॉइंट अलग थे, दोनों में डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों ग्रुप अलग हो गए, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से पढ़ा जाता है। इसी तर्ज पे हमने ये भी पढ़ा है कि होम रूल लीग के समय बाल गंगाधर तिलक जी ने किस तरीके से मॉडरेट्स का सपोर्ट लिया और फाइनली उनका सपोर्ट लेते लेते होम रूल लीग को सक्सेसफुल बनाते बनाते उन्होंने कांग्रेस का भी सपोर्ट ले लिया, या मैं कहूँ कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में ले लिया, और फाइनली 1916 में उनको वापस रीएडमिट कर लिया गया। तो यहाँ पे लखनऊ सेशन एक तो इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इम्पॉर्टेंस है लखनऊ पैक्ट से। बहुत ध्यान से समझना, ये जो लखनऊ पैक्ट है ये हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए अग्री कर जाती है, मुस्लिम लीग अग्री कर जाती है जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स पे, कि ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स जो दे रहे हैं ब्रिटिशर्स को उस पर हम जॉइंटली उसमें पॉइंट्स देंगे, जैसे हम डोमिनियन स्टेटस को डिमांड करेंगे। और ये जो पैक्ट है इट वाज टोटली डिसरिगार्डेड बाय द 1919 एक्ट, जिसके बारे में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। हालांकि जब हम इस 1916 इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की बात कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता AC मजुमदार साहब ने की थी, इसी दौरान 1917 में मॉन्टेक ऑगस्ट डिक्लेरेशन आ जाता है। ये मॉन्टेक ऑगस्ट डिक्लेरेशन में जो इंडियन पार्टिसिपेशन है उसे बढ़ाया जाता है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर से देखते हुए आ रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लगातार छोटे छोटे रिफॉर्म के थ्रू ब्रिटिशर्स भारतीयों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी श्रृंखला में ये एक और उनका प्रोविजन था कि इंडियन पार्टिसिपेशन को थोड़ा और बढ़ा दो। साथ ही सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना चाह रहे थे वो लोग, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर उन्होंने इस अगस्त डिक्लेरेशन में क्लियर किया। बट अभी भी जो डिमांड्स थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो फुलफिल नहीं की गई। इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन और भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कांग्रेस का कि उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को अपने अंदर ले लिया। क्या सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने विश्वास दिलाया? जवाब है नहीं। दो बहुत बड़े दिग्गज मॉडरेट्स जो थे, जिनमें गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता आते हैं, इनकी हो चुकी थी डेथ, जिस कारण से जो अपोजिशन किया जाता था मेजरली इन दोनों नेताओं के द्वारा एक्सट्रीमिस्ट का, वो अब नहीं हुआ, इसलिए उनको एंटर कर लिया गया। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। क्या आपको नहीं लगता कि इतने टाइम में इन दोनों ही ग्रुप्स को ये समझ में आ गया होगा कि ये जो भी पॉलिटिकल डिवीजन हमने अपने आपस में रखा हुआ है और दोनों ही एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, तो ये पॉलिटिकल डिवीजन हमें नहीं रखना चाहिए। इस कारण से भी, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो चुका था स्प्लिट के बाद में, तो दोनों ग्रुप को समझ में आता है कि हमें साथ में मिलकर ही काम करना पड़ेगा। इसी के साथ एनी बेसेंट और तिलक ने, जैसा मैंने बताया, जितने भी मॉडरेट के सस्पिशंस थे उनकी एक्टिविटीज़ को लेके कि वो ब्रिटिश साम्राज्य को कहीं ये संदेश न दे दे कि हम उन्हें ओवरथ्रो करना चाहते हैं, कि वो पूरी तरीके से इस पूरे मूवमेंट को ही ख़त्म कर दें, उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सिर्फ रिफॉर्म चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, न कि सरकार को ओवरथ्रो करना चाहते हैं। तो ये सारे कारण रहे जिससे इनको एडमिट कर लिया गया। मगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहूँगा, और वो है मुस्लिम लीग को लेके, ये क्यों साथ में आई। तो दोस्तों, इसकी कहानी जाती है टर्की पर। टर्की में उस समय हुआ करते था एक खलीफा,
ये खलीफा मुस्लिम्स का हुआ करता था रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर। जब ब्रिटेन ने इनको वॉर में हरा दिया तो ब्रिटेन से रिक्वेस्ट करी मुस्लिम पॉपुलेशन ने कि टर्की में जो उनका खलीफा है, जो उनका रिलीजियस लीडर है, उसके साथ अच्छा बिहेव किया जाए, उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, जिसको ब्रिटेन ने सिरे से नकार दिया। इस कारण से मुस्लिम पॉपुलेशन में ब्रिटेन के खिलाफ एक नफरत हुई। इसी के साथ साथ 1911 में पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया। ये वही पार्टीशन है बंगाल का जिसका एक पैरामीटर रिलीजियस पैरामीटर था कि हिंदू मेजॉरिटी एरिया को ये कन्वर्ट करना चाहते थे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में, जिस कारण से मुस्लिम लीग का सपोर्ट इन्हें देखने को मिला था। किसको? ब्रिटिशर्स को। मगर जब इनको ब्रिटिशर्स का असली चेहरा दिखा कि इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमारे साथ खेली, हमारा सपोर्ट लिया कुछ टाइम के लिए और अब इस पार्टीशन को कैंसिल कर दिया। इसी के साथ साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई थी, उसको भी इन्होंने सिरे से दरकिनार कर दिया। यही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि कब बनती है, और ये यही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी सर सैयद अहमद खान को पढ़ते हुए। तो ये सारी चीज़ें थी जिस कारण से मुस्लिम लीग ब्रिटेन पर गुस्सा हो जाती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में आ जाती है। साथ ही क्योंकि हमें एक जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड रखनी थी ब्रिटिशर्स के सामने, इस कारण से इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उनकी शर्तों पे डेट इज सेपरेट इलेक्टोरेट पे सहमत हो जाती है टिल एनी वन कम्युनिटी डिमांडेड जॉइंट इलेक्टोरेट। तो ये जो पूरी कहानी थी, ये उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। इसके बाद में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जहाँ पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो भागों में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। इसी को डायरकी कहा जाता है। तो प्रोविंसेस में अब डायरकी हमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो कौन कौन से इवेंट्स उस टाइम चल रहे थे ये आपको पता होना चाहिए, और नेशनल लेवल पे भी। जैसे 1918 में नवंबर में वर्ल्ड वॉर खत्म होती है 1। 1919 में आता है रोलैक्ट एक्ट। 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, और दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ जाता है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कही गई थी और सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया गया था। और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दर्शाने की भी कोशिश की है कि किस तरीके से खलीफा को हरा दिया जाता है। खलीफा को हरा के या खलीफा को डिसग्रेस करके जब मुस्लिम कम्युनिटी गुस्सा हो जाती है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगता है कि हम मुस्लिम्स का सपोर्ट अब ले सकते हैं, और फाइनली मॉडरेट्स बोलते हैं इनको कि चलो मिलके इनकी 12 बजा देते हैं। मगर उस समय भी जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो इसके फेवर में नहीं थे, वो इनका सपोर्ट नहीं लेना चाहते थे। तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिलता है बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी के व्यू पॉइंट में। इसी के साथ अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, तो इसको हम ऑलरेडी बहुत इलेबोरेट मैनर में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, जो वोटिंग है उसको लाया गया था बट ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज, जैसे जो टैक्स भरता है जिसके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वही वोट कर पाएगा। साथ ही यहाँ पे बाई कैमरलिज्म का इंट्रोडक्शन किया गया था और डायरेक्ट इलेक्शंस का भी। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के याद होने चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि पूरी तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आई कि कैसे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस लखनऊ सेशन या मैं कहूँ लखनऊ पैक्ट के बाद एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, जहाँ पे हम इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे। अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में मेरा एम था कि आपको मैं वो बेसिक पॉइंट या पास्ट बता सकूं जिस कारण से हमें खिलाफत मूवमेंट देखने को मिला, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में प्रोटेस्ट करेगी ब्रिटिश साम्राज्य का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर में बहुत अच्छे समझ में आई होगी चीज़ें। That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon in the next topic. Till then, keep shining. Have a good day.